अब बोलो कि भी This is November 2024, पेपर 1, वेरिएंट 2। ये आपकी बुक का सबसे आखिरी पेपर होगा, रिसेंट पेपर है। The diagram shows a clothes peg. Which device is suitable for the measurement of height of the clothes peg? बेटा ये जो हाइट है ये बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी? तो किससे मेजर होनी है? लेंथ है तो मेजर होगी। मेजरिंग सिलेंडर तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये वॉल्यूम मेजर करता है। टेप, मीटर रूल और माइक्रोमीटर में से माइक्रोमीटर हमने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे छोटी मेजरमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। Which set of quantities are all vectors? Acceleration, displacement and velocity. C में बेटा gravitational potential energy is a scalar. वो gravitational force होती है जो नीचे एक्ट करती है, ये एनर्जी है। The diagram shows the motion of a cyclist during a ride that lasts for 14 seconds. What is the average speed for the cyclist for the ride? Average speed होती है total distance upon total time. Total distance कितना है बेटा? 28 है। और total time कितना है? 14। 28 upon 14 क्या आंसर आया? ये आ गया 2 meters per second. The diagram shows how the velocity of a train varies with time. Which sections of the graph show where the magnitude of the velocity of the train is decreasing? P में velocity क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर velocity कितनी है? 0। और 0 के बाद यहां तक velocity क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो कौन से सेक्शंस में इंक्रीज हो रही है? पी में और आर में, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए 10 और इस वाले पॉइंट पर लिख देता हूँ -5, ठीक है। सो पी वाला सेक्शन है जिसमें वेलोसिटी 10 से हो रही है 0, 10 से 0 डिक्रीज हुई है। फिर 0 से लेकर इस पॉइंट तक क्यू तक क्या हुआ है? इंक्रीज हुई है। 0 to -5 ये डिक्रीज नहीं है क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी 0 से बढ़कर 5 हो गई। लेकिन आर में क्या हो रहा है? आर में वेलोसिटी 5 से कम होकर दोबारा से 0 हो रही है। तो कौन से दो सेक्शंस में वेलोसिटी कम हुई है? वो है पी एंड आर। Question number 5. A metal disc is squeezed in the jaws of a vice. Which property of the metal disc is unchanged when it is squeezed? शेप चेंज हो रही है लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो शेप चेंज होने से रेडियस चेंज हो सकता है, सेपरेशन बिटवीन एटम्स चेंज हो सकता है, फोर्सेस बिटवीन एटम्स चेंज हो सकता है क्योंकि स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन मास फिर भी चेंज
नहीं होगा। मास किसे कहते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, वो इसको स्क्वीज करने से चेंज नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ in space is smaller than on the Earth's surface. How are the mass and the weight of a satellite affected as the satellite moves away from the surface of the Earth and into space? क्या मास अफेक्ट होता है? तो मास अनअफेक्टेड होता है, वो कहाँ लिखा हुआ है? मास इज अनअफेक्टेड। और वेट क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं सोर्स मास से, ग्रेविटेशनल पुल वीक होता जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट भी डिक्रीज होगा। A material has a density of 2.4 gram per centimeter cube. What is the density in kilogram per meter cube? बेटा पहले हम लिखते हैं 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अब ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, लेकिन ऊपर लगा दूंगा मैं किलो। देखो ऊपर मैंने किलो लगाया है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब होता है 10⁻³ किलो था नहीं, किलो हमने खुद लगाया। और किलो क्योंकि हमने लगाया है, तो किलो की इफेक्ट को खत्म करने के लिए किलो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ होती है, वो हमने नीचे लगाई। अच्छा, डिनोमिनेटर में है सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? सेंटी चाहिए हमको या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सेंटी होता है 10⁻², क्यूब लगा हुआ है, तो ये हो गया 10⁻⁻6। तो ये हो गया 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 इसलिए आया है क्योंकि मैंने सेंटी को हटा दिया। अब मुझे बताएं डिनोमिनेटर में 10⁻³ और 10⁻⁻6 कितना बचा? 2.4 किलोग्राम। डिनोमिनेटर में बचा 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। और 10⁻⁻³ अगर ऊपर चला जाए तो ये हो जाता है 10⁻³ मतलब 2.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा 2.4 10⁻³ कितना हुआ? 2400 हो गया, इसलिए इसका आंसर है डी। ठीक है। An object falls vertically through the air. Which diagram represents the forces acting on the object? Force of air on object, बेटा ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ होगी? ऊपर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होती है। तो बी में एयर रेजिस्टेंस कहाँ शो कर रहे हैं? सी में भी। अब कौन सा बचा? फोर्स ड्यू टू अर्थ डाउनवर्ड्स होती है, डी में अपवर्ड्स बताई हुई है, इसलिए इसका आंसर बचता है ए। ठीक है, यहां तक 8 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। A force F is applied to a lever at a distance L from the pivot as shown. Length D is the perpendicular distance between the force and the pivot. Which expression is the moment of force F about the pivot? बेटा मोमेंट होता है F into D, और जो D होता है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है या D है? D ही है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। D परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है? क्योंकि D 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, और L के साथ जो डिस्टेंस है, एंगल है, वो 90 नहीं है। तो 9 का आंसर हो गया है सी। A rocket is launched vertically upwards by a constant force from its engines. The data for the launch is shown. Rate of rocket कितना है? 1.9 मेगा। मेगा कितना होता है? 10⁻⁶। Average air resistance 0.1 mega Newton. Force from engine 3.5 mega Newton. How much of the work done on the rocket is used to increase its speed in the first 100 meter? Work done किसके बराबर होता है? Work done होता है F टाइम्स T। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने,
100 मीटर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी फोर्स यूज करेंगे। इंक्रीज इन स्पीड के लिए क्या वेट का कोई ताल्लुक है? रॉकेट ने जाना कहाँ है? ऊपर जाना है, तो वेट का ताल्लुक है या नहीं? सही है। वेट किधर एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक रॉकेट बनाते हैं पहले। बड़ा कुछ सस्ता सा बन गया। चलो दफा करो रॉकेट, एक ऑब्जेक्ट है, सही है। सो वेट कहाँ है इसका? नीचे कितना है वो? 1.9। मैं अभी फिलहाल मेगा या कुछ नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि सारी वैल्यूज ही मेगा में दी हुई है, इसलिए 1.9 लिख रहे हैं नीचे। फोर्स फ्रॉम इंजन, बेटा इंजन फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा। कितनी है वो? 3.5। अच्छा, एवरेज एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कहाँ होगी? नीचे ही होगी। क्यों नीचे होगी एयर रेजिस्टेंस? क्योंकि बेटा रॉकेट ने जाना है ऊपर, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। तो वो कितनी है एयर रेजिस्टेंस? 0.1। तो बेटा नीचे वाली फोर्स कितनी हो गई? डाउनवर्ड फोर्स हो गई 2 मेगा न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स कितनी है? 3.5 मेगा न्यूटन। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? तो जो F है ना, F का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि कुछ फोर्सेस नीचे हैं कुछ फोर्सेस ऊपर है, तो ये प्लस तो नहीं होगी, ये होंगी माइनस। कितनी आ गई? 1.5 मेगा न्यूटन। कैसे आई? ये माइनस करके आई। ठीक है, तो अब वर्क डन में जो मैं फोर्स यूज करूंगा ना, वो 1.5 यूज करूंगा, क्योंकि ये वो फोर्स है जो एक्सेलरेट करा रही है, अनबैलेंस फोर्स, स्पीड अप कराएगी, इंक्रीज करेगी स्पीड को। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 मेगा, मेगा होता है 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस? तो बताएं क्या आंसर आ रहा है? तो 10 का आंसर आ गया 150 मेगा। एक्सपोनेंट 6 जूल्स, which is mega joules। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which equation is used to calculate the efficiency of an energy transfer? Efficiency होती है useful energy output upon total energy input। बी में क्या गलत है? उल्टा लिखा हुआ है। सी में टोटल एनर्जी आउटपुट नहीं होना चाहिए। बाकी एफिशिएंसी रेशियो से मिलती है, प्रोडक्ट से नहीं मिलती, तो डी भी गलत। Question number 12. Four objects of different masses are lifted through different distances in different amounts of time. In which combination of mass, distance, and time is the greatest power transfer? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? mgh/t। पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? लिफ्टेड। लिफ्टेड वाली एनर्जी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबका mgh/t निकाल सकते हैं आप लोग। चलें, चारों ऑप्शंस का mgh/t निकालें। मैं ए का निकाल रहा हूं। m कितना है? 2। g कितना होता है? h कितना है? डिवाइडेड बाय 3। क्या आंसर आया ए का? ए का आंसर क्या आ रहा है? 13.06।
वॉट, पावर वॉट में होती है। बी का क्या है? एटीन 0.37 वॉट्स। सी का क्या आ रहा है? सी का क्या है? 26.6। और डी का कितना आ रहा है? 25 डी का 25 समथिंग आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर है सी। थर्टीन, air at a pressure of 1 exponent 5 Newton per meter square is trapped in a container by a piston. A force is applied to move the piston down into the container. The temperature of the air remains constant. The distance between the base of the container and the piston decreases from 0.18 meter to 0.15 meter. What is the new air pressure inside the container? Pressure का फॉर्मूला क्या होता है? P1, दो प्रेशर दो वॉल्यूम हो तो P1 V1 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको P1 L1 इंटू P2 L2 लिख सकता हूँ? देखिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया चेंज हो नहीं रहा, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं P1 इंटू L1 इक्वल्स टू P2 इंटू L2। बेटा पहले प्रेशर कितना था? वो था 1 एक्सपोनेंट 5। और लेंथ कितनी थी पहले? बाद में प्रेशर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बाद में लेंथ कितनी हो गई है? 0.15। सो 13 का आंसर सी आ रहा है। बेटा अगर इस क्वेश्चन में ये 2 की जगह बाय लिखा होता, बी वाई बाय, ये जो 2 लिखा है 0.18 मीटर टू 0.15, अगर ये लिखा होता फ्रॉम 0.18 मीटर बाय 0.15 मीटर, तो फिर जो हम डिफरेंस लेते फिर जो एल की वैल्यू होती वो इन दोनों का डिफरेंस होता। ठीक है, तो थोड़ा जरा एक एक वर्ड को आपने गौर से पढ़ना है कि वो क्या कह रहे हैं। कर लिया था सब? A sealed gas syringe contains a gas that is kept at constant volume. Which row describes how a change in temperature of the gas affects pressure? बेटा प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ये हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। और इसी तरह से अगर प्रेशर कम करो, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो डिक्रीजेस के साथ डिक्रीजेस अगर होता तो फिर हम उसको देखते, लेकिन ये डिक्रीजेस के साथ इंक्रीजेस लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों डिक्रीज होंगे या दोनों इंक्रीज होंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सही है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स से हिट करेंगे वॉल्स को, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इज 1064 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो बेटा आपका जो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर 1064, उसमें 273 आप ऐड कर लें, कितना हो गया? 1337 केल्विन। ठीक है, then question number 16. The table shows the melting and boiling temperatures of three elements. At which temperature are the three elements in different states?
मेल्टिंग पॉइंट अगर -189 है आर्गॉन का, इंडिविजुअली देखें कि अगर मेल्टिंग पॉइंट आपके पास आर्गॉन का है -189 और बॉइलिंग पॉइंट है -185, ठीक है, तो ये बीच में कितने टाइम के लिए, कितने टेम्परेचर्स के लिए इसने लिक्विड रहना था? सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस के लिए। सही है। तो वो कह रहे हैं एट विच टेम्परेचर आर दीज थ्री एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। क्या -220 पर इनकी तीनों की स्टेट्स अलग अलग होंगी? -220 पर तीनों क्या है? आर्गॉन -220 पे क्या होगा? सॉलिड होगा। नाइट्रोजन -220 पे क्या होगा? सॉलिड होगा। और ऑक्सीजन -220 पे क्या होगी? सॉलिड होगी, ठीक है। इसी तरह से आर्गॉन -205 पे क्या होगा? सॉलिड ही होगा, ठीक है। नाइट्रोजन -205 पे क्या होगा? लिक्विड बन जाएगी। सही है। देखिए ये नेगेटिव काउंटिंग है ना, तो जितना नीचे जाएंगे ना उतना मजीद वो सॉलिड ही रहना है। मतलब अगर नाइट्रोजन -210 पर मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है, तो जितना हम नीचे जाएंगे मतलब -210 से और छोटा नंबर क्या होगा? -211 होगा। तो -211 पर भी इसने क्या होना है? सॉलिड ही होना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है फिर? सी पर अगर आप देखें -190 पर, तो 190 पर आर्गॉन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? और आर्गॉन अगर देखें तो ये -190 पे आ रहा है आपके पास, सॉलिड। नाइट्रोजन में अगर हम देखते हैं तो -190 पे ये लिक्विड होगा, वेपर्स। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है -120। वेपर्स गैस हो, ऑक्सीजन लिक्विड है। ऑक्सीजन लिक्विड, क्योंकि वैल्यू -190 इसके बीच में आई। ठीक है, 16 हो गया। Question number 17. The diagram shows a liquid at room temperature in a beaker. What reduces the rate of loss of liquid by evaporation? Evaporation कम करनी है तो अगर हम लिड रख देते हैं तो क्या होगा? कन्वेक्शन करंट्स सेटअप नहीं होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप नहीं करेंगे। बाकी ए से क्या होगा? ब्लोइंग एयर का मतलब है विंड स्पीड हम इंक्रीज कर रहे हैं, इवेपोरेशन बढ़ती है। हीटिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी। ट्रांसफरिंग द लिक्विड इनटू अ बीकर विद लार्जर डायमीटर, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ती है। What is the color and what is the texture of the best absorber of infrared radiation? कोई भी रेडिएशंस हो, ब्लैक एंड डल जो है वो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। अच्छे एमिटर्स कौन होंगे? वाइड एंड शाइनी गुड एमिटर्स होंगे। Which row gives the velocity and wavelength of a wave that is an ultrasound wave? स्पीड निकालते हैं सबकी, स्पीड दी हुई है बल्कि, फ्रीक्वेंसी निकालें। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, तो सबका v अपॉन लैम्डा निकालते हैं। पहले वाले ऑप्शन में 330 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6.6, लेकिन सेंटीमीटर में है, सेंटी कितना होता है? -2। तो बताएं ऑप्शन ए का आंसर क्या आया? कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है। क्या हम 5000 सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और हमें 20,000 अबव निकालनी है। अल्ट्रासाउंड का मतलब है मोर देन 20,000। तो ए तो नहीं है। बी का क्या आंसर आ रहा है?
बी का आंसर आ रहा है 1000 हर्ट्ज विच इज नॉट अल्ट्रासाउंड। सी का क्या आंसर आ रहा है? तो सी हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि सी है 25,000। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नॉर्मल बनाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 60। An object O is placed in front of a plane mirror. Which diagram shows the image I formed by the plane mirror? क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की? अपराइट होगा, दोनों अपराइट हैं, दोनों के हेड ऊपर है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और तीसरा सेम साइज होना चाहिए। ठीक है। बी क्यों नहीं है? इन्वर्टेड है। सी क्यों नहीं है? सेम डिस्टेंस नहीं है। और डी दोनों ही चीजें नहीं है। ठीक है। The diagram shows a ray of light traveling from air to medium Q. What is the critical angle for the boundary between medium Q and air? तो बेटा पहले तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं कितना है इसका? 48 हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 40.5 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपने पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने हैं, क्योंकि वो सरफेस के साथ नहीं होने चाहिए, वो हमेशा नॉर्मल के साथ। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन होता है साइन फास्ट या साइन बड़ा वाला एंगल डिवाइडेड बाय साइन छोटा वाला एंगल साइन स्लो। सो साइन फास्ट बड़ा एंगल कितना था? डिवाइडेड बाय साइन 40.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.14। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इसमें आप साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन n कर सकते हैं, विच इज 1 अपॉन 1.14। और c निकालने के लिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.14। क्या आंसर आया? डी 61.6। चेक करें आप लोगों को ये आंसर आ रहा है। डी आ रहा है 60.9 डिग्री। यहां तक हो गया। देन नेक्स्ट, which two waves are components of the electromagnetic spectrum? वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम सुनाए। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, जिसके लिए हमने निमोनिक याद किया था। रशियन मैन इन्वेंटेड वेरी यूजफुल एक्सरे गन्स। ठीक है। The diagram shows an iron nail in 4 different situations. In which diagram is the nail an induced magnet? Why not C and D switch open है? सही है। और B क्यों नहीं? B में ये आयरन बार है, इसको एक परमानेंट मैग्नेट होना जरूरी है।
परमानेंट मैग्नेट के करीब अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो वो मैग्नेटिज्म उसमें इंड्यूस हो जाता है, मतलब वो मैग्नेटाइज हो जाता है उसकी वजह से। Which row correctly shows a magnetic metal and a non-magnetic metal? मैग्नेटिक मेटल कौन है होते हैं हमारे पास? आयरन और स्टील, और उनके अलावा जो भी हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। तो मैग्नेटिक हो गया आयरन और नॉन मैग्नेटिक है कॉपर। The freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. What happens to the magnet when it is released? जब मैग्नेट को हम नीचे ड्रॉप करेंगे तो क्या करेगा ये? देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, तो इसका मतलब है इन एरोस के हिसाब से नॉर्थ कहाँ है? ऊपर है, और साउथ कहाँ है? नीचे है। तो बेटा नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो नॉर्थ पे फोर्स लगेगी नीचे और साउथ पे फोर्स लगेगी। तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया? ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। कहाँ लिखा हुआ है सही इसके बारे में? कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और ये रेस्ट में कब आ जाएगा? जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे। तो उस वक्त इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी और मजीद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने की वजह से रोटेट नहीं करेगी। ठीक है। A plastic rod becomes charged when it is rubbed with a cloth. Which statement gives the charge on the rod? Loses protons. क्या प्रोटॉन्स लूज होते हैं? क्या प्रोटॉन्स गेन होते हैं? तो लूजेस और गेन्स प्रोटॉन्स वाले ऑप्शंस तो हो गए गलत ऐसे ही। Plastic rod loses electrons and becomes negatively charged. जो लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो 27 का आंसर है डी। 4 resistors, each of resistance are connected in series with a cell of EMF E. From left to right, what is the current in each of the resistors? सबका करंट सेम होगा, सही है। अब सेम वाले ऑप्शंस कहाँ है? बी में नहीं है और सी में भी नहीं। अब बचे आपके पास ऑप्शंस ए और डी। बेटा करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। एक रेजिस्टर को ईएमएफ ई नहीं मिल रहा, ई अपॉन 4 मिल रहा है क्योंकि ई टोटल है, कितने रेजिस्टर्स हैं, तो हर एक को ई बाय 4, ई बाय 4, ई बाय 4, ई बाय 4 ईएमएफ मिलेगा। सबका वोल्टेज, अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो सबको 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, सबको 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट मिलेगा। तो हम इसको 2.5 तो नहीं लिख रहे क्योंकि उन्होंने हमें 10 नहीं लिख के दिया, तो हम इसको लिख रहे हैं ई बाय 4, ई बाय 4, सही है। सो आई होता है ई आई बाय 4 आ गया और आर फॉर्मूले का, सही है। कौन सा ऑप्शन बचा है इस हिसाब से? इसलिए 28 का आंसर आपका हो गया ए। ठीक है। डी कौन सा स्टूडेंट लिख रहा होगा? ये वो स्टूडेंट लिख रहा होगा जो समझेगा कि तमाम रेजिस्टर्स को ईएमएफ ई ई ई मिलेगा, लेकिन हर रेजिस्टर को ईएमएफ ई नहीं मिलता, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो ई नहीं होगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसलिए सीरीज था तो इसलिए हमने इसको ई बाय 4। अगर पैरेलल होता तो फिर इसका आंसर डी हो जाता। अगर ये चारों रेजिस्टर्स पैरेलल में लगते तो सबको सेम ईएमएफ मिलता, ई मिलता, इसलिए उसका करंट ई बाय 4 वाला होता। हाउ कैन 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड? बेटा वोल्ट हमने पढ़ा था W अपॉन Q, किसी को याद है? ये ईएमएफ की डेफिनेशन थी, है ना। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? जूल होता है और चार्ज होता है कूलम्स।
तो वोल्ट इज जूल पर कूलम, कहां लिखा हुआ है? 1 जूल पर कूलम। X is a piece of wire with length L, area A and resistance R. Wire Y is made from the same material, बेटा same material को underline कर लें, and is connected to wire X to produce a component with a total resistance of R upon 2. What are the dimensions of Y and how is it connected to X? अच्छा, X की रेजिस्टेंस कितनी है? R है। और Y की रेजिस्टेंस कितनी है? Y की रेजिस्टेंस टोटल R अपॉन 2। दोनों कैसे लगे हुए? पैरेलल लगे हुए। अब हमने पूरी दोनों चीजों के हिसाब से देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। अगर हम लेंथ डबल कर दें और एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस कर दें, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8R। मतलब 2R तो पहले से था, 4 टाइम्स और बढ़ गया। समझ आ रही बात है, नहीं आ रही? लेंथ कितनी हो गई? डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस डबल होकर कितनी हो गई? 2R हो गई। एरिया क्वार्टर हो गया, 4 टाइम्स कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगी। 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या है? 2R तो पहले से ही थी, 4 टाइम्स और बढ़ गई, तो 2 टाइम्स 4 कितना होगी? 8R। अब इसका मतलब है Y की रेजिस्टेंस कितनी है? 8R। अब अगर मैं Y को पैरेलल में लगा दूं R के साथ, तो क्या इसका आंसर R अपॉन 2 आएगा? नहीं है। करके देख लें, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 8R, या 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8 का आंसर चेक कर लें, 1 अपॉन 2 नहीं आता। सही है, ए गलत हो गया। अब इसी तरह से बी चेक करें, मुझे बताएं बी की रेजिस्टेंस क्या होगी? बेटा ये तो होगी, यहां तक तो बात सेम ही है ना, तो 8R होगी। और सीरीज में ऐड होते हैं तो इसकी टोटल मिलाकर कितनी बन रही है? 9R बन रही है। हमें R अपॉन 2 ढूंढना है, तो बी भी गलत होगी। अब हम पढ़ते हैं सी। रेजिस्टेंस लेंथ 4 टाइम्स बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 4R। एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ये वापस 4 टाइम्स कम हो जाएगी, तो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी R। अब X की रेजिस्टेंस R है, Y की रेजिस्टेंस भी R है, और R अगर पैरेलल में लग जाएं तो वो बन जाते हैं R अपॉन 2। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन सी। सही है। और अगर ऑप्शन डी होगा तो क्या होगा? वो 2R हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 2R नहीं पूछा, उन्होंने हमसे R अपॉन 2 का पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया सबका। एक दफा फिर से सुन लें, क्योंकि ये A स्टार स्टूडेंट वाला क्वेश्चन है। जो बच्चे जिनका ग्रेड ए तक पहुंच जाएगा लेकिन A स्टार नहीं आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जो हर बच्चे ने जवाब दे दिया, उसका कोई मसला ही नहीं हुआ किसी। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा, अच्छा जहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उनको वहां नहीं कीजिएगा। मतलब अभी तो हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30। पेपर में ऐसे नहीं करते। पेपर में मुश्किल क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं, घर तक के लिए ही छोड़ देते हैं, उस वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें आपको पता होता है कि इसमें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको लगता है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। स्किप करने का मतलब है उस वक्त फिलहाल सीक्वेंस स्किप करते हैं। 28 के बाद 29 कर लिया, 30 मुश्किल आ गया, तो मैं 30 नहीं करूंगा, 31 करूं। तो आपने पूरे पेपर में 40 एमसीक्यूज में से सबसे पहले आसान वाले कंप्लीट करने हैं। कुछ बच्चों के आसान क्वेश्चन ही कम होते हैं, 5 8 10, बाकी सभी मुश्किल लग रहे हो, तो उनसे बात नहीं हो रही। जो बच्चे, देखिए 40 मार्क्स का पेपर है आपका, ए ग्रेड या A स्टार वाले के लिए आपको मार्क्स चाहिए होंगे 32 36 के बीच में। ए से A स्टार का 36 के अराउंड अगर आपने मार्क्स लेने हैं, तो इसका मतलब है आपके पेपर में 4 से 8 सवाल मुश्किल तरीन होंगे जो आपको
टफ टाइम देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, उस वक्त के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आप जल्दबाजी में उनको गलत ही कर देते हैं। उनको चाहिए होता है एक्स्ट्रा टाइम और थोड़ा सा सुकून। तो जब आपने सारे ज्यादातर क्वेश्चन सही किए हुए होंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड होंगे, आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप मुश्किल क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम भी दे सकेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे 4-5 क्वेश्चंस करने हैं और मेरे पास 10-15 मिनट अभी रहते हैं, क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लिए, तो आप ऐसे टाइम पे करेंगे। ठीक है, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, और एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस हुआ है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो 2r तो पहले था, 4 टाइम्स इंक्रीज होकर कितना हो गया ये 8r। बेटा अगर r की x की रेजिस्टेंस r है, इसकी रेजिस्टेंस 8r मिली है हमें, r और 8r अगर पैरेलल में लग जाएं तो सिंपल है, इसका आंसर निकालें 1/1 प्लस 1/8, और जो आंसर आ जाए उसको रेसिप्रोकेट कर दें। लेकिन किसी भी तरीके से दिमाग हमें बता रहा है कि मैं कैलकुलेटर यूज करूं या ना करूं, ये 1/2 इसका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, और ये अगर सीरीज में लगे होते तो r और 8r ऐड होकर कितने हो जाते 9r, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है पॉसिबल। अब ऑप्शन सी देखें, लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस 4r, और एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स रिड्यूस होकर, जो कि पहले 4r हो चुकी थी, वो वापस r हो गई। अब x की रेजिस्टेंस भी r है और y की रेजिस्टेंस भी हमें पता चला है कि r भी है, और दो रेजिस्टर्स r और r अगर पैरेलल में लग जाए तो हमें 1/r प्लस 1/r का आंसर आएगा 2/r, जिसको हम रेसिप्रोकेट करके r/2 कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में फाइनल आंसर को रेसिप्रोकेट कर, क्योंकि वो 1/r के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, which circuit contains a fuse and a diode? ये रही डायोड, ए में है लेकिन फ्यूज नहीं है, बी में फ्यूज है डायोड नहीं है, डी में फ्यूज और डायोड दोनों है। देखिए ये क्वेश्चन फौरन हो गया। How is energy transferred within a kettle that is powered by the main supply? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, क्योंकि केटल ने क्या करना है, केटल ने हीट प्रोड्यूस करना है। ए कब होता है, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है ना, बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस दोबारा केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है। बैटरी का काम क्या है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, लेकिन अगर मैं बैटरी से बैटरी चार्ज करूंगा तो क्या होगा, बैटरी की केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल से फिर से केमिकल। ठीक है, a magnet moves through a coil of wire as shown. Magnetic poles are produced at the two ends of the coil as the magnet enters and as the magnet leaves. बेटा पहले enters के लिए मुझे बताएं, P पे क्या बनेगा और Q पे, ये जो नॉर्थ और साउथ है ये हमने लेंज लॉ के थ्रू लगाए। लेंज लॉ की स्टेटमेंट सुनाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ will always oppose the change producing it। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा अगर हम टूवर्ड्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अवे लेकर जाएंगे तो नॉर्थ के सामने साउथ बनेगा, क्योंकि टूवर्ड्स में ओपोजिशन होती है, रिपल्शन होगी, और अवे में विथड्रॉ करते हुए अट्रैक्शन होगी। सही है, which pole is induced at P when the magnet enters the coil and which pole is induced at Q when the magnet leaves the coil? तो बेटा अगर ये मैग्नेट लीव कर रहा है कॉइल को तो मैं यहां बना लेता हूं, ये होगा साउथ और वो होगा नॉर्थ, मैग्नेट जा रहा है कॉइल से दूर, लीव करते हैं। ठीक है, तो अवे में बेटा यहाँ साउथ है, इधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, एंटर्स द कॉइल पी पर होगा नॉर्थ और लीव करते हुए क्यू पे होगा नॉर्थ। ठीक है, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, a straight wire carries a current in the direction shown। बेटा ये अगर आप इसको वर्टिकल वायर को ऑब्जर्व करें तो ये करंट इनटू द पेज नीचे, सही है, और इनटू द पेज अगर करंट हो तो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं,
और मुझे बताएं इनटू द पेज के लिए कर्ल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल को देखें बेटा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड रूल ही होता है, और वो होता है जब वायर इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट हो। ये सिंगल वायर है, इसमें सिर्फ कौन सा रूल यूज होगा? राइट हैंड ग्रिप रूल। बेटा वायर में करंट नीचे है, इनटू द पेज है। एरियल व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। कहाँ है क्लॉकवाइज? ई में। और किसमें? ए में क्या हुआ? ए में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। दो दो सर्कल्स में एरो क्लॉकवाइज का बनाया है और दो में एंटी क्लॉकवाइज उसी में बना दिया है। ठीक है, और एक और गलती क्या है इसमें, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं। सही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा होता नहीं है, सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस बढ़ती जाती है। Which part of a simple DC motor reverses? बेटा ये तो बहुत आसान है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम है कि वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है कॉइल में आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन। Which statement about the nuclide rotation is correct? R क्या होता है और Z क्या होता है, और वो डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। तो R इज द, तो फिर ये गलत हो गया। R इज द, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर आइसोटोप्स में न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है, जो कि ए में सही लिखा। 37 during a radioactivity experiment the background reading is 28 counts per minute. Radioactive source is placed 2 centimeter in front of a detector which is connected to a counter. Counter readings are taken with and without sheets of different materials placed between the source and detector. जब शीट नहीं है तो काउंट कितना आ रहा है, और थिन कार्ड रखने पर भी। तो बेटा इसका मतलब है कि अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है। 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम रख रहे हैं तो काउंट रेट डिक्रीज तो हुआ है लेकिन बैकग्राउंड के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है बीटा भी है और गैमा भी है। तो कहाँ लिखा हुआ है ये? बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 38. A radioactive isotope is injected into a patient as part of a medical test. The radiation emitted is detected outside the body. What are suitable properties for this isotope? गैमा होना चाहिए, और इंजेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए few hours होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट होता तो few years होता। सही है। देखिए दो चीजें, एक तो ये कि आप एक सैंपल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, एक ये हो गया। अब एक पेशेंट है जिसको कैंसर है और अब आप उसको क्योर करना चाहते हैं, तो आप उसके सेल को क्या करेंगे? बर्न करेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए विद गैमा रेडिएशन। अब ये जो डिवाइस है ये एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल करनी है या सालों इस्तेमाल करनी है? तो उसमें जो मैं गैमा सोर्स यूज करूंगा वो फ्यू ईयर्स हो। ये देखें, ये दो बातें इसमें लिख लें आप लोग नोट्स। इंजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ डिटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, ये होती है सिर्फ डिटेक्शन। हाँ, उर्दू में समझ आ नहीं रहा, इंग्लिश में आ जाएगा तो। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, in case of treatment when a patient is diagnosed with cancer and you want to cure the cancer and you have to kill, you have to burn the cancer cells, then the source that is used will have gamma source with half life of few years. अब इसका उल्टा आप खुद लिख लें। There is a patient who has to be diagnosed, we don't want to treat the patient, हमें क्या करना है? उसको डायग्नोज करना है। दिस इज जस्ट अ मेडिकल टेस्ट, ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। डायग्नोज किसे कहते हैं?
जैसे एक्सरे स्कैन है, आप करवा के आते हैं टांग ठीक थोड़ी हो जाती है, वो डायग्नोज है. So if there is a patient and you have to diagnose, सही है, in order to diagnose you have to inject a radioactive sample into the patient's body. इस sample की half life क्या होनी चाहिए? Few minutes, few hours, few depending upon के few days भी नहीं हो सकती, सही है, वो डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट, और वो few hours या few minutes तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होती, few weeks नहीं होती, few days नहीं होती. ठीक है, यहाँ लिख लिया आप लोगों ने ये दोनों बातें. फ्यू इयर्स भी इसका आंसर होता है, लेकिन वो कब होता है? जब हमें ट्रीट करना हो. आप सिर्फ कोड वर्ड लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट फ्यू इयर्स, डायग्नोज फ्यू आवर्स. इस पे लंबी सी इंग्लिश पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं. स्टूडेंट राइट्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर सिस्टम. व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लाइट टेक्स हाउ मेनी सेकंड्स? 500. तो ये तो लाइट की स्पीड लिख दी इन्होंने यहाँ पे, गलत है या नहीं? Earth takes approximately 24 hours to rotate, yes or no? The moon takes approximately 1 month. Yes. The sun takes approximately 365. ये आ रहा था मदनी चैनल पे, ये वाला गलत है. ठीक है, वहां बता रहे थे कि सन इज ऑर्बिटिंग दी अर्थ. ग्रीन टीवी. तो आंसर इज सी. What is never formed by the explosion of a red supergiant? क्या बनता है? ब्लैक होल बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, न्यू हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन बन सकता है. क्या नहीं बनता? व्हाइट ड्वार्फ नहीं. ठीक है जी. अच्छा, आप लोग एक अनाउंसमेंट सुन लें. फ्राइडे